तो ओके, अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने फील्ड पता करना है फिर से, लेकिन कॉन्टिन्यूस चार्जेस की वजह से। अभी तक तो हम फील्ड किसकी वजह से पता कर रहे थे, डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से, अब कॉन्टिन्यूस की वजह से फील्ड पता करेंगे। ओके, तो इसमें एक चीज आप इससे पहले मैं एक इंक्लूड कर देना चाहता हूँ कि हमने जैसे फील्ड पढ़ा था, तो फील्ड का क्या मतलब होता है कि रीजन का वो स्पेस का वो रीजन जहां पर कोई फंक्शन वेल डिफाइंड हो, यूनिकली वेल डिफाइंड हो, तो ये मतलब होता है फील्ड का। तो अभी तक जो हमने कैलकुलेशन की है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी, वो हम फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। अभी हमने डिस्क्रीट की वजह से निकाली थी, अब हम कॉन्टिन्यूस की वजह से निकालेंगे। तो ये चीज आप थोड़ा सा इसमें एक मेंशन कर लो कि जो फील्ड होता है हमारे पास ना, ओके, तो फील्ड हमारे पास टू टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम स्केलर फील्ड, एक को हम बोलते हैं स्केलर, और एक को हम बोलते हैं वेक्टर फील्ड। ओके, तो अभी हम वैसे वेक्टर फील्ड पढ़ रहे हैं, तो यहां पर पहले हम वेक्टर फील्ड लिख लेते हैं। एक को हम बोलते हैं वेक्टर फील्ड, ओके, और एक फील्ड अपने पास होता है स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड, ओके, जो फील्ड हमने डिफाइन किया था उसी फील्ड, दो टाइप का फील्ड होता है, उसी को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक वेक्टर फील्ड होता है, एक अपने पास होता है स्केलर फील्ड। तुम्हें याद होगा कि हमने उस वहां पर एक डिस्कशन की थी कि जैसे एक टेम्परेचर, एक फील्ड डिफाइंड है इस रूम के ऊपर, इस रूम के अंदर टेम्परेचर फील्ड डिफाइंड है, तो टेम्परेचर तो स्केलर होता है, तो फिर वो टेम्परेचर फील्ड किस टाइप में आ जाएगी, इस टाइप में, स्केलर फील्ड में। तो इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, इसकी एग्जांपल हो जाएगी टेम्परेचर फील्ड। टेम्परेचर फील्ड, टेम्परेचर फील्ड, तो जो टेम्परेचर फील्ड होगी वो स्केलर फील्ड होगी। और एक हमने वहां पर एक और हमने एग्जांपल दी थी, वहां पर सेट की थी, और वो एग्जांपल क्या थी, वो एग्जांपल इसके लिए थी वेक्टर फील्ड के लिए। तो वो एग्जांपल दी हमारे पास वेलोसिटी फील्ड, वेलोसिटी फील्ड। ओके, तो टेम्परेचर फील्ड स्केलर फील्ड होएगा, वेलोसिटी फील्ड अपने पास वेक्टर फील्ड होएगा। लेकिन अभी हमने इनसे मतलब नहीं है, ओके, इसको नहीं अभी हम देख रहे हैं। अभी तो हम किसको दिखा है, इस कैटेगरी के अंदर जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर फील्ड हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब तुम ये कह सकते हो ये फर्स्ट एग्जांपल होगी, ये सेकंड एग्जांपल होगी, तो इससे ही हमें मतलब दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस। ओके, इसको हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द कैटेगरी ऑफ द वेक्टर फील्ड। ये जो फील्ड है स्केलर फील्ड, इसको हम बाद में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, जिसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो पहली एग्जांपल ये होगी अपने पास, सेकंड एग्जांपल अपने पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल। पोटेंशियल, ओके, वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम वेक्टर फील्ड पढ़ रहे हैं, अभी हम फील्ड की टाइप पढ़ रहे हैं वेक्टर, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखा है हमने। अब हम बाद में अगले टॉपिक्स में जाकर हम पोटेंशियल फील्ड पढ़ेंगे। ओके, तो लेकिन इस समय जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, लेकिन कॉन्टिन्यूस चार्जेस की वजह से। ओके, तो जो कैलकुलेशन होती है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, मैं थोड़ा सा बार बार तुम्हें ये बात बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ा एकदम बैठने की चीज। ओके, तो कैलकुलेशन, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड की नहीं हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, फील्ड को तो हमने डिफाइन कर दिया कि दैट इज द टेम्परेचर फील्ड, एक फंक्शन होता है। ओके, तो कैलकुलेशन जो भी हो रही है दैट इज द कैलकुलेशन फॉर द फील्ड इंटेंसिटी, वहां पर फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है उस चीज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, ओके, कॉन्टिन्यूस चार्जेस के लिए। तो ओके स्टूडेंट, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द फील्ड ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस चार्जेस। तो इसमें हेडिंग लिख लेते हैं एक बार हम, फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्जेस। ओके, तो ये देखना है हमने कि कॉन्टिन्यूस चार्जेस की वजह से फील्ड क्या होएगा। तो पहला इसमें जो एग्जांपल होता है हमारे पास, पहला जो क्वेश्चन करना है हमें इसमें दैट इज ड्यू टू द रॉड। पहला जो क्वेश्चन है वो हमने एक रॉड की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हम इसका फिगर बना लेते हैं। सपोज के इस तरह से एक रॉड है हमारे पास,
ओके, ये रॉड है, इसके ऊपर टोटल चार्ज है Q, इस तरह से रॉड के ऊपर टोटल चार्ज Q है और इसकी लेंथ हमें दे रखी है L। इससे इस रॉड के इस एज से सपोज यहां पर कोई पॉइंट है A डिस्टेंस के ऊपर, ये पॉइंट P मान लेते हैं हम। इस पॉइंट के ऊपर हमने फील्ड पता करनी है इस रॉड की वजह से। ये सेम क्वेश्चन ये वाला भी हमने ग्रेविटेशन में देखा था। उसमें क्या था कि मास था, एक रॉड थी जिसका कुछ मास m है, उसकी वजह से हमें भी किसी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी देखनी थी। अभी हम क्या देख रहे हैं कि चार्ज है रॉड के ऊपर कुछ, उस चार्ज की वजह से उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ओके, तो यहाँ पर ये तुम देख सकते हो कि ये जो रॉड है इसके ऊपर जो चार्ज है वो हर जगह है, मतलब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। इसी वजह से हम इस टाइप की प्रॉब्लम को कहते हैं कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फील्ड ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस चार्जेस। ओके, तो इसको हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे, हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इस पॉइंट से किसी डिस्टेंस के ऊपर एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। जिस पॉइंट पर फील्ड करना पता करना है उस पॉइंट से किसी x डिस्टेंस के ऊपर एक हम एलिमेंट लेंगे जिसकी विड्थ हमारे पास dx है, इसकी मोटाई है ना जो, दैट इज द dx, और इसके ऊपर जो चार्ज है हमारे पास दैट इज द dq। ओके, तो हम ये करेंगे क्या कि इस पॉइंट से किसी x डिस्टेंस के ऊपर एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसकी विड्थ dx है एंड जिसके ऊपर चार्ज हमारे पास कितना है dq। अब हम इस जो एलिमेंट है पहले इसकी वजह से उसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर फील्ड पता करेंगे, इस एलिमेंट की वजह से इसके ऊपर फील्ड कितनी है, तो उसको हम dE लिख लेते हैं। सपोज दैट फील्ड इज dE, तो वो फील्ड dE है, तो वो कितनी होएगी, वो होएगी कि जो भी इस एलिमेंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस है, चार्ज k2/r² फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे k चार्ज कितना है dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है एलिमेंट का उस पॉइंट से x है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा k dq डिवाइडेड बाय x²। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज k2/r² होता है ना फॉर्मूला तुम्हारे पास। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि देखो हमें पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला पता है एंड फील्ड इंटेंसिटी निकालने का, तो हमने इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर भी एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है क्योंकि हमें फॉर्मूला ही पॉइंट चार्ज की वजह से पता है। तो इसलिए हमने इस रॉड का एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी विड्थ dq है, पॉइंट चार्ज एलिमेंट, और जिसपे चार्ज कितना है dq एंड विड्थ कितनी है dx। इसकी वजह से फील्ड अपने पास ये आ गया। बस इसके आगे हमने बस इसको प्रोसीड कर देना है मैथमेटिक्स की फॉर्म में, कैलकुलेट कर देंगे इसको। तो k dq की जगह पे हम क्या लिखेंगे, dq की जगह पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास टोटल l लेंथ है, तो l लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है q, पूरी l लेंथ पे चार्ज q है, एक लेंथ पे कितना आ जाएगा q/l, तो कितनी पे चाहिए dx लेंथ पे चाहिए, तो dx पे आ जाएगा q/l into dx, इतना चार्ज आ जाएगा उस एलिमेंट के ऊपर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द dq जो हमने भरनी है यहाँ पर, dq की वैल्यू है ये, तो ये dq की वैल्यू हम यहाँ पे उठा के भर देंगे q dx डिवाइडेड बाय l। dq की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पर, और उसके बाद नीचे x² था तो ये तो इसी वैसे का वैसे लिखा जाएगा। फिर हम ये अपने पास कितना आ गया dE, लेकिन निकालना हमने E है, E मतलब कि टोटल फील्ड क्या होगी इसकी वजह से, तो हम क्या कर देंगे इसको इंटीग्रेट। इससे पहले हम लिख लेते हैं इंटीग्रेटिंग, तो E क्या आ जाएगा इस dE का इंटीग्रेशन, तो इट विल बी इक्वल टू kq dx डिवाइडेड बाय x²l। जो भी कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर, तो कांस्टेंट अपने पास क्या है, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, अंदर आ जाएगा हमारे पास x² इजी रह जाएगा। जो भी कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएंगे, वेरिएबल बस अंदर आ जाएंगे। ओके, और इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कैसे करना है, x की वैल्यू कहां से स्टार्ट होएगी, x तो क्या था, x था उस पॉइंट से उस एलिमेंट का डिस्टेंस, तो यहाँ पर अगर हम देखें हमने तो पूरी रॉड की वजह से फील्ड निकालना है, तो x कहां से स्टार्ट होगा, x स्टार्ट होएगा हमारे पास a वैल्यू से, और कहां तक जाएगा, x a वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है और पूरा यहाँ तक a + l तक, तभी तो पूरी रॉड कवर होएगी ना।
पूरी रॉड तभी तो कवर होगी अगर x a से स्टार्ट होके a प्लस l तक चला जाए। तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आ जाएगी, x की वैल्यू फ्रॉम a टू a प्लस l। ओके, और इसको हम जानते हैं +1 में भी हमने मैथमेटिकल रूल में किया था कि किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। पहले इसको हम ऊपर लिख लेंगे, x की पावर -2 हो जाएगा, फिर पावर में एक ऐड, जितना आया उसी से डिवाइड। ओके, तो इस तरह से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इस नीचे वाले टर्म को ऊपर जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से KQ डिवाइडेड बाय L, और इसको नीचे -2 हो जाएगा, x की पावर -2 इंटीग्रेशन a टू a प्लस l। तो इस तरह से लिख देंगे इसको, डिनोमिनेटर को ऊपर लिख के। फिर उसके बाद ये KQ बाय L तो ऐसे ही चलता आएगा, और यहाँ पर क्या करना है हमने, यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाना है, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, पावर में एक ऐड कर दो, जितना आया उसी से डिवाइड। पावर n थी ना इसकी, तो x की पावर n थी, तो पावर में एक ऐड हो गया n+1, जितना आया उसी से डिवाइड। ओके, तो यहाँ पर भी इसी तरह से लिखेंगे कि पावर में ऐड कर दिया तो -1 रह जाएगा, -2 + 1 -1, तो यहाँ से फिर a टू a प्लस l आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा -KQ बाय L, ये -1 को हमने बाहर लिख दिया। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे इसकी वैल्यू, इसको नीचे लिख लेंगे पहले, 1/x हो जाएगा a टू a प्लस l। इसके बाद KQ बाय L माइनस साइन के साथ, पहले अपर लिमिट आएगा, x की जगह पे पहले क्या आ जाएगा a प्लस l, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट डालेंगे 1/a। तो यहां से अब हम इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर आगे कैलकुलेट कर देंगे। तो -KQ डिवाइडेड बाय L, L से अपने पास कितना आ जाएगा a प्लस l इंटू a, ये एलसीएम टर्म आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर a आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर a प्लस l, इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर ऊपर, तो अपने पास आ जाएगा -KQ बाय L और a माइनस l डिवाइडेड बाय a प्लस l इंटू a, इस तरह से आ जाएगा। ये जो माइनस साइन है इसको हम अंदर लिख लेंगे, तो अपने पास इस तरह से आ जाएगा, और ये कट जाएंगे उसके बाद, फिर -l बचा सिर्फ ऊपर सिर्फ -l वाली टर्म बचेगी, और इस -l को आप बाहर लिख लो, तो -KQ मतलब इंटू दिस इज -l डिवाइडेड बाय नीचे l है, और a प्लस l इंटू a है, तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, दिस माइनस एंड माइनस दे विल मल्टीप्लाई एंड इट विल बी चेंजिंग साइन इनटू प्लस, KQ डिवाइडेड बाय a प्लस l इंटू a। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हमने इसको देखा है, वो सारा प्रोसेस करना आना चाहिए, थोड़ा वो ध्यान में होना चाहिए कि इस तरह से हम किसी कॉन्टिन्यूअस चार्ज की रॉड हो, वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेथड से निकाल पाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास नेट आंसर आ जाएगा उस पॉइंट पर जो फील्ड की वैल्यू होगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमने फील्ड पता करनी है हाफ रिंग की वजह से रिंग के सेंटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे हाफ रिंग का मतलब हमारे पास हाफ रिंग की वजह से हमने उसके सेंटर पर फील्ड पता करनी है। तो इससे पहले ना थोड़ा सा मैं तुम्हें फुल रिंग का बता देता हूँ कि फुल रिंग के सेंटर में कितना फील्ड होगा। अगर हमारे पास फुल रिंग हो, ऐसे सपोज कर लो इस तरह से हमारे पास एक रिंग है। ओके, इसी तरह बोर्ड के प्लेन में पड़ी हुई है ये रिंग है, किसी भी रेडियस r की सपोज कर लो, और ये इसका सेंटर है। ओके, इस तरह रेडियस r है इसका। तो इसके केस में इसके ऊपर सपोज चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस q चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक जैसा, हर जगह पर सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर। ओके, पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह से था, रॉड के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, ऐसे नहीं कि कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। ठीक है, तो उसके लिए भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज।
तो इसके केस में अगर सेंटर पे अगर आपसे कोई पूछे कि फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कितनी होगी, तो बेसिकली इसका आंसर 0 आ जाएगा वैसे। ओके, तो वो 0 क्यों होएगा, वो इस वजह से 0 होगा कि इस पॉइंट पर अगर हम फील्ड देखें तो यहाँ पर सपोज तुम कोई चार्ज कंसीडर कर लो, जिसके ऊपर कोई एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसपे चार्ज dq है। तो अब मैं इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट के ऊपर फील्ड देखूं, उसकी डायरेक्शन, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन होएगी इस तरह से चार्ज से अवे, और सपोज उसकी वैल्यू हम E मान लेते हैं कि इस एलिमेंट की वजह से सेंटर पर फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो इस तरह से है और वैल्यू कितनी है हमने कंसीडर कर ली E। ओके, इस तरह से। अब इस चार्ज के कॉरस्पॉन्ड बिल्कुल सिमेट्रिकली इसके ऑपोजिट भी एक चार्ज होएगा, क्योंकि चार्ज तो हर जगह ही है, तो बिल्कुल इसके सिमेट्रिकली ऑपोजिट भी यहाँ पर भी एक चार्ज होगा। ओके, सेम dq वैल्यू का यहाँ पर भी चार्ज होगा, और ये चार्ज भी सेंटर से उतनी दूरी पर ही है, सेम दूरी पर, और क्योंकि ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी सेंटर पर, उसकी वैल्यू, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल पहली वाली फील्ड के ऑपोजिट हो जाएगी। तो इसकी वजह से फील्ड है सेंटर पर, ओके, वो डायरेक्शन जो होगी वो फील्ड की बिल्कुल इस वाली फील्ड से ऑपोजिट हो जाएगी, और वैल्यू भी सेम ही होएगी। तो सेम इसलिए होएगी क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इतना ही है, और सेंटर से दूरी भी उतनी है। तो फील्ड तो 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हम लिखते हैं कि Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है हमारे पास चार्ज के ऊपर, एंड चार्ज की दूरी कितनी है पॉइंट से उसके ऊपर, तो दोनों चीजें इसके अंदर सेम है, इसलिए फील्ड की वैल्यू भी सेम होएगी। डायरेक्शन तो बिल्कुल ऑपोजिट होएगी क्योंकि चार्ज ऑपोजिट पड़े हुए हैं, तो ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। तो हमने कंसीडर कर लिया था कोई भी चार्ज, तो उसके कॉरस्पॉन्ड एक चार्ज और होएगा रिंग के अंदर, जिसकी वजह से फील्ड कैंसिल आउट होगी। इस तरह हर चार्ज की वजह से कैंसिल आउट होगी, तो नेट फील्ड अपने पास यहाँ पर 0 आ जाएगी इसके अंदर। फुल रिंग के अंदर उसके सेंटर पर चार्ज फील्ड की वैल्यू कितनी हमारे पास आ जाएगी 0, तो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा। लेकिन अभी हमने हाफ रिंग की वजह से निकाल लिया कि हाफ रिंग की वजह से कितना होगा, तो उसको देखते हैं हम। तो अभी हम हाफ रिंग कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक रिंग है इस टाइप में, पहले हमने फुल बनाई थी, अब हम हाफ बना रहे हैं। इसको थोड़ा सा मोटाई दिखाने के लिए ना, इसकी थोड़ी सी थिकनेस दिखाने के लिए हम इसको इस तरह से थोड़ा सा शेप दे देते हैं, ऐसे। ओके, ये बस हम उसकी थोड़ी सी थिकनेस दिखा रहे हैं रिंग की। तो है पिछली वाले की तरह ही, बस वो पूरे सर्कल का आधा काट दिया है हमने, हाफ बना दिया है। तो इसमें भी हमने सेंटर पर फील्ड पता करनी है कि सेंटर पर फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो खोज कर लो कि इस रिंग के ऊपर जो चार्ज है दैट इज द Q, एंड एक टर्म और दे रखी है हमें इसके लिए, ओके, उसको हम बोलते हैं लैम्डा। तो लैम्डा अपने पास क्या होता है, +1 में भी हमने देखा था इसको कि लैम्डा हमारे पास होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, कि इसके ऊपर जो भी चार्ज है डिवाइडेड बाय लेंथ है दैट इज इक्वल टू द लैम्डा। उस वैल्यू को हमने लैम्डा नाम दे दिया है। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट है और रेडियस फोर्स रिंग का है हमारे पास R। तो हम इस केस में किस तरह से फील्ड कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको यहाँ पर। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टिकल से, ये अपने पास वर्टिकल डायरेक्शन होगी, दिस इज द वर्टिकल। इस वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पर एक एलिमेंट लेंगे जिसकी विड्थ d थीटा होगी। ओके, तो करना क्या है, इस वर्टिकल से एक थीटा एंगल पर एक एलिमेंट लेना है जिसकी विड्थ हमने d थीटा सपोज कर लेनी है, इस तरह से। ये डार्क बना देंगे हम इसको इस तरह से। थीटा एंगल पर एक एलिमेंट लिया है जिसकी विड्थ हमारे पास है d थीटा, थीटा एंगल पर एक एलिमेंट जिसकी विड्थ d थीटा है, और इस एलिमेंट के ऊपर सपोज जो चार्ज है दैट इज द dq, dq इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज है, और इसकी खुद जो लेंथ है वो लेंथ सपोज कर लेते हैं हम वैसे ही dx इस एलिमेंट की हमने लेंथ कंसीडर कर ली है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर पहले थोड़ी सी असम्पशन करेंगे कि थीटा एलिमेंट पर एक थीटा एंगल पर एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया,
अब हम क्या करेंगे कि इस एलिमेंट की वजह से पहले इस पॉइंट के ऊपर हमने फील्ड पता करना है। तो इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो तो ऐसे होगी, और उसकी वैल्यू सपोज हम डी लिख देते हैं। डायरेक्शन तो इस तरह से होगी, अवे फ्रॉम दी चार्ज। अब पहली बार डायरेक्शन बना ली, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट कितना आ जाएगा इस डायरेक्शन में। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो हम जानते हैं कि ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आएंगे ये दोनों। इसका ये वाला एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा डी कॉस ऑफ एंगल थीटा। इसका मतलब है ये वाला आने वाला है डी साइन थीटा। ओके, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है दैट इज द डी साइन थीटा, वर्टिकल वाला डी कॉस थीटा आ जाएगा। इसके बाद अब हमने इन दोनों को कैलकुलेट करना है। पहले हमने फील्ड की डायरेक्शन बना ली, उसके बाद हमने फील्ड को रिजॉल्व किया एक्स एंड वाई के लॉन्ग। रिजॉल्व करने के बाद अब तीसरा स्टेप क्या कर देना होता है, ऐड एडिशन कर देना होता है। तो इसके केस में जो कॉन्टिन्यूस चार्जेस होते हैं इनके केस में एडिशन कैसे होएगा, एडिशन का मतलब है इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूस चार्जेस के लिए। तो अब मतलब अब थर्ड स्टेप में हमने इंटीग्रेट कर देना है। तो सबसे पहले हम इस फील्ड को कैलकुलेट करते हैं जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड डीई है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, उसकी वैल्यू हम कितनी लिख पाएंगे, दैट इज द डीई साइन ऑफ एंगल थीटा। एक्स एक्सिस वाली फील्ड हमने कितना लिख दिया है, डीई साइन ऑफ एंगल थीटा। अब डीई की वैल्यू डाल दो, तो डीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीई तो फील्ड है ड्यू टू दिस चार्ज। सपोज कर लो कि रेडियस आर है, रिंग का रेडियस कितना था आर, तो डी क्यू चार्ज है, डिस्टेंस पॉइंट का चार्ज से है आर, तो फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज द के चार्ज है डी क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो गया आर, तो आर स्क्वायर। तो साइन ऑफ एंगल थीटा इसी तरह लिखा जाएगा जो चलता आ रहा है ऊपर से। ओके, तो इतना हमारे पास हो गया। अब हमने डी क्यू की वैल्यू डाल दी है। अब क्योंकि हमने इस चीज को इंटीग्रेट करना है जो हमने लिख रखा है, तो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट करना है तो मुझे चार्ज को एंगल की टर्म में लिखना पड़ेगा, तब इंटीग्रेट हो सकता है। तो इस वजह से हम डी क्यू की वैल्यू डालेंगे। अब डी क्यू की वैल्यू हम कितनी डाल सकते हैं, हमें पता है कि एक लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है लैम्डा, तो इस एलिमेंट की कितनी लेंथ है, एलिमेंट की लेंथ तो dx है, तो dx लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, dx लेंथ पर हम चार्ज लिख सकते हैं, वो dq है, तो dx लेंथ पर जो चार्ज dq है दैट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dx। एक लेंथ पे चार्ज लैम्डा है तो dx लेंथ पे कितना हो गया, लैम्डा dx हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू dq। तो ये वैल्यू हम ऊपर डाल देंगे, यहाँ पर के dq की वैल्यू डाल देंगे लैम्डा इनटू dx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर साइन ऑफ एंगल थीटा। इसी तरह आएगा ऊपर से जो चलता आ रहा है। ओके, तो इसके बाद अब ये dx हमारे पास आ गया है। अब dx को एंगल की टर्म में लिख देंगे। तो dx को एंगल की टर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ से हम देखें तो यहाँ से तुमने देखा होगा लोअर क्लासेस में भी, हमने प्लस वन में भी ये डिस्कशन की थी कि सपोज अपने पास इस तरह से ये कोई आर्क है हमारे पास, दिस इज सम आर्क। ओके, सर्कल की कोई आर्क है हमारे पास और ये रेडियस आर है, ये सेंटर हो गया सर्कल का, ये इतनी सी आर्क होगी और ये एंगल अपने पास है थीटा। अगर आर्क की लेंथ एल है हमारे पास तो हम इस एल को कितना लिख पाएंगे, वी कैन राइट एल इज इक्वल टू आर इनटू थीटा। आर इनटू थीटा लिख देंगे इस एल को। तो एल को अगर हम आर इनटू थीटा लिखते हैं तो यहाँ पर भी सिचुएशन सेम ही है कि यहाँ पर एक आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है, dx है, और एंगल कितना बना रही है वो सेंटर पर d थीटा बना रही है। तो उस आर्क की लेंथ dx कितनी होगी, r इनटू d थीटा। तो r की हमारे पास जो dx की वैल्यू है that dx value will be equal to the r into d theta। तो r d theta हम dx की वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पर जैसे वैल्यू डालें k लैम्डा r into d theta sin theta डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये r से r कैंसिल हो जाएगा एक, तो कितना आ गया k लैम्डा sin थीटा को आगे लिख लो थोड़ा, sin थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय r, ये आ जाएगा अपने पास। इसको थोड़ा सा जो हम ऊपर से चलते आ रहे हैं इसको सिंपलीफाई करने के बाद ये अपने पास निकल के आएगा। तो इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इस टर्म को जो हमने लिखी थी यहाँ पर k लैम्डा sin थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय r, इस टर्म को इंटीग्रेट करके जो लास्ट टर्म हमने लिखी थी उसको इंटीग्रेट करके पूरी फील्ड निकाल लेंगे पूरी रिंग की वजह से।
वो तो एक सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से थी ना, तो उसी को इंटीग्रेट करके पूरी रिंग की वजह से फील्ड आ जाएगी, जो पूरी हाफ रिंग है। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, के लैम्डा बाई आर बाहर आ गया, अंदर साइन थीटा डी थीटा रह गया, इसका इंटीग्रेशन। और लिमिट क्या पुट होगी यहाँ पर, लिमिट आ जाएगी हमारे पास कि जो रॉड है और ये जो रिंग है यहाँ पर, ये स्टार्ट हो रही है वर्टिकल से 0 एंगल पर, क्योंकि थीटा एंगल हमने वर्टिकल से डिफाइन किया है ना। तो जो रिंग है वो वर्टिकल से 0 एंगल पर स्टार्ट होएगी और पाई एंगल तक जाएगी, बिल्कुल पूरा टर्न होके पाई एंगल तक वो पूरी रिंग रोटेट करेगी। तो जो लिमिट आ जाएगी थीटा की, दैट इज इक्वल टू द 0 टू पाई, लिमिट की जो वैल्यूज आ जाएंगी दैट इज 0 टू पाई। तो इसको हम अगर सॉल्व करें आगे, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ एंगल थीटा, और लिमिट 0 टू पाई, माइनस साइन को बाहर लिख लो, माइनस के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा, पहले आंसर बना जाएगा पाई, कॉस पाई अपर लिमिट माइनस कॉस ऑफ एंगल 0, लोअर लिमिट बनी जाएगी। तो कॉस पाई अपने पास वैल्यू कितना होता है -1, तो कॉस पाई -1 है, ये माइनस के लैम्डा बाई आर, उसी तरह कॉस पाई -1 फिर माइनस कॉस 0 1, तो ये -2 हो जाएगा। तो -2 एंड माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस, तो अपने पास आंसर कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। फील्ड का जो आंसर आएगा टोटल फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई आएगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 2k लैम्डा बाई आर। इसको हमने याद भी रखना है, तुम लोगों ने इस नंबर को, इस वैल्यू को, इस फॉर्मूले को याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल फील्ड होती है हाफ रिंग की वजह से सेंटर पर, दैट इज इक्वल टू द 2k लैम्डा बाई आर। ये आगे क्वेश्चन में काम देगा। ओके, तो ये हमने हॉरिजॉन्टल फील्ड निकाल लिया। अब वर्टिकल निकालते हैं हम कि वर्टिकल फील्ड ये डी जो cos थीटा थी ये कितना आएगा। तो मैं वैसे बता देता हूं तुम्हें, इसका आंसर तुम्हारे पास 0 आएगा। तो हम इसको फिगर से समझ सकते हैं, जैसे हमने फुल रिंग के लिए देखा था, सेम वे अगर हम हाफ रिंग के लिए देखें तो ये जो हमने एलिमेंट लिया है B2 जिसके ऊपर चार्ज है वर्टिकल से थीटा एंगल पर, इसी तरह हम एक और एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं वर्टिकल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में थीटा एंगल के ऊपर। तो हो सकता है कोई एलिमेंट बिल्कुल यहां से थीटा एंगल पर एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं वर्टिकल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसके ऊपर चार्ज कितना है सेम जितना इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज है, और सेंटर से उस चार्ज की दूरी भी उतनी होगी क्योंकि रिंग के ऊपर ही है, तो r की दूरी होगी उसकी। तो अपने पास इस तरह से हम एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया इसी के कॉरेस्पॉन्ड। तो इस एलिमेंट की वजह से जो फील्ड होएगी उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी और वैल्यू उसकी भी डी होएगी, क्योंकि रीजन वही है कि सेंटर से एलिमेंट की दूरी भी सेम है जितनी इस एलिमेंट की थी, और इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज भी उतना है जितना ही है। तो चार्ज एंड डिस्टेंस दोनों चीजें सेम है, तो इस वजह से फील्ड की जो वैल्यू होएगी वो भी सेम होएगी, डी एंड डी। अब इस एलिमेंट का अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट निकालें तो ये अगर थीटा है तो बिना शक ये भी थीटा होगा, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज द डी cos थीटा, और इस एलिमेंट का ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा दैट इज द डी sin थीटा। तो वो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आने वाला था उसको हमने तो कैलकुलेट कर लिया है, ये पूरा हमने कैलकुलेशन कर रहे थे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए तो कर रहे थे, तो उसका हमने आंसर निकाल दिया है। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया है, ये आ गया है 2k लैम्डा बाई आर। लेकिन ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है डी cos थीटा ये इससे ऑपोजिट है, इस एलिमेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है फील्ड का, और इस एलिमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है फील्ड का, तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फील्ड 0 होगी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट किधर है x एक्सिस के लॉन्ग प्लस x एक्सिस के लॉन्ग, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट किधर है वो भी प्लस x एक्सिस के लॉन्ग, तो हॉरिजॉन्टल वाले ऐड होते जाएंगे, तो जो टोटल फील्ड निकलेगी उसका आंसर ये आ जाएगा हमारे पास 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, और वर्टिकल वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिगर से भी हम देख के समझ सकते हैं कि वर्टिकल फील्ड हमारे पास 0 आने वाली है। वैसे तुमने इसको कैलकुलेट खुद से करना है, मैं तुम्हें बता देता हूं कि यहाँ पर तुमने स्टार्ट कर देना है इसको खुद से कैलकुलेट करना। जो वर्टिकल कंपोनेंट है फील्ड का y हमने लिख दिया, वो अपने पास है डी cos ऑफ एंगल थीटा, तो इसको कैलकुलेट करना है सेम स्टेप्स फॉलो करके जैसे हमने
हॉरिजॉन्टल वाला कैलकुलेट किया था, बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करके डी की वैल्यू कर दोगे अब आप, दैट इज के डी क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल उसी को कॉपी कर देना है। तो जैसे तुम प्रोसीड करते जाओगे बिल्कुल पिछले वाले केस की तरह, तो तुम्हारे पास फाइनल आंसर 0 निकल के आएगा। तो तुमसे वहां से भी पता चल जाएगा कि फील्ड का आंसर अपने पास 0 आएगा, वर्टिकल जो फील्ड है। ओके, तो ये हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो फुल रिंग है। इससे एक बार हम इसी को डिस्कस करेंगे, रिंग को, फुल रिंग को, फुल रिंग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, है ना, फुल रिंग को। लेकिन इस बार जो फुल रिंग है ना, वो आपके पास ये जो बोर्ड है इसके प्लेन में नहीं पड़ी हुई, बल्कि इस तरह से रखी हुई है। जैसे मैं फिगर में बना के बताता हूँ, इस तरह से, मतलब ये इस तरह से पड़ी हुई है फुल रिंग। ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड है, यूं इस तरह। ओके, एंड सपोज कर लो कि ये इसका सेंटर है, रेडियस रिंग का हमने आर मान लिया है, टोटल चार्ज जो रिंग के ऊपर है दैट इज अगेन क्यू। हमने यहाँ पर एक पॉइंट है अपने पास, ओके, जिसका यहां से जो दूरी है रिंग के सेंटर से, उसको हम सपोज आर लिख लेते हैं, या एक्स ले लेंगे, आर हम रेडियस के लिए कंसीडर कर लेंगे, इसके आर इसका रेडियस है रिंग का। और वो पॉइंट, ये जो पॉइंट सी लिख लो उसको, इसका सेंटर से ओरिजिन से जो दूरी है दैट इज इक्वल टू द एक्स। ओके, इस पॉइंट पर हमने फील्ड पता करना है इस रिंग की वजह से। रिंग के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पर इस तरह से प्लस चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यूं इस तरह से। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, इसको सेम उसी मेथड से कि पहले रिंग के ऊपर एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहां पर हमने एक एलिमेंट ले लिया है ऊपर, जिसके ऊपर चार्ज dq है, वही इसकी विड्थ है हमारे पास dx। इस एलिमेंट की वजह से हमने उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसकी वजह से वहां पर फील्ड अगर निकाले, तो जो फील्ड की डायरेक्शन होगी सबसे पहले वो इस तरह से होगी, और उसको हम मान लेते हैं दैट इज इक्वल टू द dE। तो फील्ड की डायरेक्शन अपने पास आएगी, इसकी ये डायरेक्शन हो जाएगी एंड इट्स वैल्यू इज dE। तो सपोज कर लो कि ये जो एंगल है ये थीटा है, हमारे पास जो एंगल बन रहा है ये थीटा एंगल बन रहा है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा फील्ड का, वो अपने पास आ जाएगा डी cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा ही होने वाला है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा दैट इज इक्वल टू द डी sin ऑफ एंगल थीटा। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ये आ जाएगी डी cos थीटा, इसका जो आएगा दैट इज इक्वल टू द डी sin थीटा। तो इसमें भी अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो जो वर्टिकल वाले हैं वो मैं पहले बता दूं कि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, उनका आंसर तुम्हारे पास 0 आएगा। सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल वाला है जो डी cos थीटा, वही निकल के आना है बाद में। ओके, तो ये वाला 0 आ जाना है। रीजन सेम है कि जैसे हमने थीटा एंगल पर ऊपर एलिमेंट लिया है, बिल्कुल डाउन इसके नीचे एक एलिमेंट हम मान सकते हैं d2 है, जिसका चार्ज, इसकी विड्थ भी इतनी है, dx है। इसकी वजह से जो फील्ड होएगी उसकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी dE, इस एलिमेंट की वजह से जो वहां पर फील्ड होएगी। और सपोज सेम एंगल थीटा पर हमने कंसीडर किया है, तो इसका एक ऊपर कंपोनेंट आएगा, जो ऊपर वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ये p को हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ऊपर वाला जो कंपोनेंट आ जाना है ये वही आ जाना है डी sin थीटा। तो ये डी sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये थीटा में थीटा होगा ना एंगल, सॉरी ये वाला, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो थोड़ा सा हम ठीक तरह बना लें तो ऐसे बन जाएगा। ओके, तो इसका ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो cos थीटा ही आने वाला है, तो वो जो ऐड हो जाएंगे, पहले जो डी cos थीटा था अब इसकी वजह से भी p cos थीटा ऐड हो गए, वर्टिकल वाले डी sin आ जाएगा और इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब ये है कि हमें वर्टिकल वाले की जरूरत नहीं है, वो कैंसिल आउट होना है, हॉरिजॉन्टल वाला हमें फील्ड निकालना है। तो इसको अगर हम लिखें तो जो हॉरिजॉन्टल फील्ड है dEx दैट इज इक्वल टू द dE sin ऑफ एंगल थीटा। सेम उसके बाद फिर से dE की वैल्यू डाल दो, तो dE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कि चार्ज dQ है, जो डिस्टेंस है अब इस एलिमेंट का इस पॉइंट से, वो कितना होएगा, अगर हम उसको देखें तो वो हमें निकालना पड़ेगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, तो इस ट्रायंगल से वो निकल आएगा। ये वाला डिस्टेंस हमें x है, ये वाला डिस्टेंस r है,
तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तो ये वाला फिर कितना आ जाएगा, पाइथागोरस लगा के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये बेस हो गया ना, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर का रूट पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज निकालना। तो बेसिकली इस चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट, तो वो हमने नीचे लिखना होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और डिस्टेंस का होता क्या है स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बड़ा डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। ये अब अपने पास टर्म ऊपर से चल रही है साइन थीटा। इसके बाद हमने इसी टर्म को क्या करना है, इंटीग्रेट, इसी टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो वही बात है, डी का इंटीग्रेशन अपने पास किया जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन के डी क्यू साइन ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो अपने पास सिंपल टर्म आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये कट जाएगा ना, स्क्वायर रूट था, ये स्क्वायर था, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई, ये अपने पास आ जाएगा। अब जो कांस्टेंट है, जो टर्म कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर, तो कौन कौन सी टर्म कांस्टेंट है, तो देखें तो के कांस्टेंट है, के बाहर आ जाएगा। ये जो नीचे लिखा हुआ ना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है यहाँ पर। ऐसा नहीं समझना कि एक्स आ गया है, ये जो x है ये x आ गया है तो वेरिएबल हो गया, नो, x यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि x उस पॉइंट का सेंटर से दूरी है, तो ये पॉइंट कहीं हिलेगा थोड़ी ना, ये तो यही रहने वाला है, तो इसलिए इस पॉइंट का सेंटर का इस पॉइंट से जो दूरी होगी वो तो फिक्स रहेगी, जिस पॉइंट पे हमने फील्ड पता करनी है वो तो वहीं पर रहेगा ना, इसका मतलब है उस पॉइंट का सेंटर से जो दूरी है वो तो फिक्स रहने वाली है, तो x इज कांस्टेंट नंबर, x यहाँ पर कांस्टेंट है, तो x अगर कांस्टेंट है, r तो पहले कांस्टेंट था, तो ये भी बाहर आ गया, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी बाहर आ गया। ओके, ये जो साइन थीटा है ना यहाँ पर, एंगल साइन थीटा जो हमने लिखा है ये भी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो साइन थीटा कैसे कांस्टेंट है वो हम ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि रिंग इस तरह से बड़ी है, तो अगर रिंग इस तरह से बड़ी है तो रिंग का जो सर्कमफ्रेंस है उसके ऊपर कहीं पर भी तुम एलिमेंट लो, रिंग के सर्कमफ्रेंस पे कहीं पर भी एलिमेंट लेंगे वो हमेशा इस पॉइंट के ऊपर सेम एंगल थीटा बनाने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल टॉप पर एलिमेंट है वही एंगल थीटा बनाएगा, अगर तुम यहाँ पर एलिमेंट ले लो, इस तरह से है ना, यहाँ पर एलिमेंट लेने का मतलब है कि यहाँ पर लिया एलिमेंट, अगर यहाँ की बात करें तो ये वाला जो एलिमेंट यहाँ पर लेंगे वो भी सेंटर पर सेम एंगल थीटा बनाएगा, क्योंकि हर पॉइंट का जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर है उसका सेंटर से दूरी सेम है, तो वो जो एंगल बनाएगा वो भी सेम बनाएगा, तो इसलिए जो थीटा इज आल्सो अ कांस्टेंट नंबर, तो थीटा भी एक कांस्टेंट है तो साइन थीटा भी कांस्टेंट हो गया, तो ये टर्म भी बाहर निकल के आ गया, तो साइन थीटा भी बाहर आ गया, अंदर बस आपके पास टी क्यू बचेगा, कि चार्ज जो था इसके ऊपर टी क्यू वो वेरिएबल वैल्यू है, तो वही बचेगी इसका इंटीग्रेशन। तो इसके बाद बस ये साइन डी क्यू का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि आ जाएगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा अपने पास टोटल चार्ज क्यू, तो अपने पास इसको हम यहाँ पर अगर तुम लिखो तो के साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ गया, क्यू आ गया अपने पास, d2 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज था, d2 का इंटीग्रेशन मतलब कि स्मॉल से चार्ज को हमने ऐड करते गए हैं, तो इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल चार्ज रिंग के ऊपर जो था दैट इज इक्वल टू क्यू। ये जो साइन थीटा इसकी तुम वैल्यू डाल दो, तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे डालेंगे, इस ट्रायंगल से फिर से साइन थीटा की वैल्यू डाल देंगे, परपेंडिकुलर कितना है r, दिस इज r, और हाइपोटेन्यूज कितना है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, तो इस ट्रायंगल से जो साइन थीटा होएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, साइन ऑफ एंगल थीटा, ये निकल के आ जाएगा परपेंडिकुलर इज r अपॉन हाइपोटेन्यूज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया अपने पास साइन थीटा, तो ये वैल्यू यहाँ पर डाल दोगे तुम तो अपने पास आ जाएगा के r अपॉन, ये टर्म तो पहले से थी इसको मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया, और साइन थीटा वाली टर्म के वाली आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और एक क्यू पहले से ऊपर था वो भी हमने लिख दिया। तो इसके बाद इसको देखिए अगर हम तो के क्यू आर डिवाइडेड बाय, अपने पास क्या आ जाएगा, सॉरी हमने एक गलती करके हम कॉस थीटा था आना था हर जगह पर, ओके, तो हर जगह पर कॉस थीटा लिखो, तो ये थोड़ा सा गलत मेथड से चल पड़े, हर जगह पर कॉस ऑफ एंगल थीटा आएगा, कॉस थीटा,
यहाँ पर भी cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा आ रहा है। ओके, तो cos थीटा अगर आएगा तो फिर cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस x है, x आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ भी x आ गया। और नीचे ये पावर हाफ है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितनी है, हाफ, और ये अपने पास कितना है, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, ये 1 है ना, तो 1 में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट का मतलब पावर हाफ, तो 1 में हाफ ऐड करो, चाहे लिख लो इस स्टेप को, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर हाफ, तो k क्यूब r नहीं आना क्योंकि x आ गया उसकी जगह पर, तो k क्यूब x डिवाइडेड बाय, इसको हम जैसे लिखेंगे तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहाँ पर 1 था, बेस सेम है जो पावर एक है, तो ये अपने पास 3/2 निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। इसको याद भी रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में ये वाला कैलकुलेशन पूछते भी होते हैं। ओके, बोर्ड के एग्जाम में ये वाला सवाल आ जाता होता है कि उस पॉइंट पर फील्ड निकालो, और आंसर भी याद रखना है क्योंकि आंसर आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा।